हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे। हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रैम एंड रोम, वायरस एंड वर्म्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी एक टॉपिक है, बट वो हम मोस्टली कवर कर लेंगे ब्लॉक डायग्राम में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एज इट इज बनाना है, यानी कि हमारा जो डेटा आता है वो पहले इनपुट यूनिट में जाएगा। इनपुट यूनिट उसे कंप्यूटर तक पहुंचाती है, यानी कि हम बोलेंगे जो स्टोरेज यूनिट होती है, या फिर स्टोरेज यूनिट तक पहुंचाती है। और स्टोरेज यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अपना इंटरेक्शन करती है, और वहाँ डेटा फ्लो होता है और कंट्रोल फ्लो होता है। तो फिर देन जो हमारा जो भी प्रोसेस्ड डेटा होता है वो हमारा आउटपुट यूनिट में चला जाता है, एंड यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि जो हमारा इनपुट होता है वो डेटा होता है, रॉ इंफॉर्मेशन, और जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो हमें एज इट इज मार्क करने हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा है इसमें। जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट और नंबर्स टाइप करने के लिए होता है। माउस क्या होता है, स्क्रीन पर नेविगेशन करने के लिए होता है। अब हम स्कैनर भी बोल सकते हैं, जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए होता है। नेक्स्ट इज हमारा माइक्रोफोन, यानी कि ऑडियो इनपुट कैप्चर करने के लिए होता है। अब हम कैमरा भी बोल सकते हैं, बिकॉज कैमरा या वीडियो कैप्चर करने के लिए, इमेज या वीडियो कैप्चर करने के लिए कैमरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, डेटा प्रोसेस करता है और बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज को मैनेज और कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम है। वो डेटा जो होता है हमारा, डेटा का फ्लो को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बीच में डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट जो सीयू का काम है वो है इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और इंश्योर करता है कि वो सारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। अब हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, एएलयू का काम क्या है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम कहें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीजें ये करता है। नेक्स्ट इज हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे लॉजिक मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज हमारा डेटा को कंप्यूटेशनल टास्क के लिए प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज हमारा मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट का काम है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना। हमारे मेमोरीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम लास्ट पोर्शन पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ ले रहे हैं। मेमोरी के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज हमारा प्राइमरी, फिर है हमारा सेकेंडरी, फिर है हमारा कैश मेमोरी। यानी कि 3 टाइप्स के मेमोरी हैं हमारे पास। प्राइमरी मेमोरी में हम लिखेंगे रैम और रोम। यानी कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होती है, यानी कि पावर ऑफ हो जाए तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो डेटा होता है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, पावर ऑफ हो गई तो जो डेटा था वो उड़ गया। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक्टिवली यूज हो रहे हैं उस टाइम पे, उन्हें ये स्टोर करता है। नेक्स्ट इज हमारा रोम, ये नॉन वोलेटाइल होता है, पावर ऑफ होने पर डेटा सेफ रहता है हमारा। अब ये सिस्टम के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम बोले बायोस को स्टोर रखता है। अब नेक्स्ट इज हमारा कैश मेमोरी। तो हम हाई स्पीड मेमोरी होती है ये, जो सीपीयू के पास होती है। ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट इज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है, जैसे एचडीडी या फिर एसएसडी जो हमारे होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, सीपीयू के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो मेमोरी यूनिट होती है। सीपीयू से आने वाले रिजल्ट को टेम्पररीली स्टोर करता है और आउटपुट यूनिट या स्टोरेज तक भेजता है। अब हमारा
नेक्स्ट इज हमारा आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट यूनिट का काम है प्रोसेस्ड डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इसके कुछ फंक्शंस हैं, देख लेते हैं। सीपीयू से प्रोसेस्ड डेटा जो रिसीव करता है। नेक्स्ट इज हमारा बाइनरी डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, यानी कि दोबारा से बाइनरी में सारी प्रोसेसिंग हो गई, अब दोबारा से वो जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, साउंड, उसमें बदल देता है। अब इसका है लास्ट है कि जो यूजर का रिजल्ट है उसको डिस्प्ले या डिलीवर करता है। नेक्स्ट इज हमारा आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। आउटपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर हमें कुछ शो कर रहा है, तो कहाँ होता है शो? हमें मॉनिटर पे टेक्स्ट, ग्राफिक या वीडियोस दिखाने के लिए, प्रिंटर पे यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी बनाने के लिए, स्पीकर पे ऑडियो सिग्नल सुनाने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा प्रोजेक्टर, यानी कि स्क्रीन कंटेंट को एलार्ज करके वो सरफेस पे दिखाता है। नेक्स्ट इज हमारा डेटा फ्लो इन ब्लॉक डायग्राम। तो हमारा डेटा फ्लो होता कैसे है एक्चुअली? फर्स्ट इज हमारा इनपुट फेज होता है, ठीक है, जहाँ पे हम इनपुट डिवाइसेस से डेटा को कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट इज हमारा इसमें इनपुट यूनिट डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट इज हमारा प्रोसेसिंग फेस होता है। प्रोसेसिंग फेस में सीपीयू बाइनरी डेटा को रिसीव करता है, कंट्रोल यूनिट डेटा के फ्लो को डायरेक्ट करता है, और अगर एएलयू कैलकुलेशंस या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज हमारा मेमोरी इंटरैक्शन, यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कभी ऐसा भी होता है कि टेम्पररीली रैम में स्टोर करना पड़ता है, तो वो स्टोरेशन होता है उस ड्यूरेशन में। नेक्स्ट इज हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो होता है वो कैश मेमोरी से लिया जा सकता है इस ड्यूरेशन में। नेक्स्ट इज हमारा जो रोम है, रोम की जो इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्टोरेज फेस, यानी कि जो प्रोसेस्ड डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाता है। अब लास्ट फेज जो हमारा है वो है आउटपुट फेस, यानी कि जो प्रोसेस्ड डेटा है वो आउटपुट डिवाइसेस तक भेजा जाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस में जब हम भेजेंगे तो फिर से वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से। अब है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फायदे। कंप्यूटर के एन नंबर ऑफ फायदे हैं, बट अभी हम 2 4 5 देख लेते हैं। लाइक जैसे जो स्पीड है इसकी, डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। नेक्स्ट इज हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रिजल्ट देना, यानी कि गलतियां कम होती हैं, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इज हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है वो अपने आप ही काम करता है, यानी कि रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं हम, और इससे ना जो इंसानी मेहनत होती है वो बच जाती है। नेक्स्ट इज हमारा कनेक्टिविटी, यानी कि जोड़ने की शक्ति या फिर जुड़ने की शक्ति। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि जैसे दुनिया भर में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन आसान हो गया है हमारे कंप्यूटर की वजह से। नेक्स्ट इज हम बोलेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट मतलब पैसा, एफिशिएंसी मतलब सस्ता हो जाना, यानी कि सस्ता और समय बचाने वाला, यानी कि काम जल्दी करना और काम कम खर्चे में काम हो जाना हमारा। ये एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, यानी कि ज्यादा भरोसा करने से सिस्टम के बिना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज हमारा सिक्योरिटी रिस्क है, यहाँ पे जैसे हैकिंग और मालवेयर का बहुत ही खतरा है। नेक्स्ट इज हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नौकरी जाने का खतरा भी है। ऑटोमेशन से कुछ इंडस्ट्रीज में नौकरियां कम हो गई हैं। ई वेस्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है, पुराने हार्डवेयर को डिस्पोज करना एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अभी है हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा कंप्यूटर्स हाईली यूज्ड किया जा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड एग्रीकल्चर। अब इसे हम डिटेल में देखेंगे, एक एक सेक्टर में हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब शिक्षा।
तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप्स जैसे गूगल क्लासरूम और डिफरेंट एन नंबर ऑफ ऐप्स हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा सिमुलेशंस, यानी कि वर्चुअल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे डिफरेंट फील्ड्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज़ हमारा रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस में हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स होते हैं वो डेटा एक्सेस करते हैं और यहीं से वो अपना एनालिसिस भी करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव टूल्स हैं, यानी कि स्मार्ट बोर्ड्स और प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे लिए। नेक्स्ट इज हमारा हेल्थ केयर, यानी कि डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे एडवांस टूल्स एक्यूरेटली डायग्नोस करते हैं जो प्रॉब्लम है या फिर सिचुएशन है। नेक्स्ट इज हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड जो है उसे मेंटेन करते हैं, पूरी रिकॉर्ड हिस्ट्री तुरंत मिल जाती है। नेक्स्ट इज हमारा टेलीमेडिसिन, यानी कि रिमोट कंसल्टेशंस और मॉनिटरिंग के लिए भी ये बहुत यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज हमारा रोबोटिक सर्जरीज, यानी कि हाई प्रिसिशन रोबोटिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी करता है। नेक्स्ट इज हमारा बिजनेस के लिए, यानी कि जो ईआरपी सिस्टम है, जैसे ईआरपी में क्या होता है, इन्वेंट्री और पेरोल का जो मैनेजमेंट है उसको ये स्ट्रीमलाइन करता है। नेक्स्ट इज हमारा सीआरएम टूल्स, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा डेटा एनालिसिस, यानी कि जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं और कस्टमर बिहेवियर है उनको एनालाइज करता है। नेक्स्ट इज हमारा ई कॉमर्स, यानी कि अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज हमारा बैंकिंग, यानी कि हम ऑनलाइन बैंकिंग एप्स जो यूज़ करते हैं, हम एटीएम्स यूज़ कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में कंप्यूटर का क्या यूज़ है, जैसे हाई स्पीड एल्गोरिथम है, वो मार्केट को एनालाइज करता है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। नंबर 5 इज़ हमारा एंटरटेनमेंट, ठीक है? यानी कि जैसे हम गेमिंग कर रहे हैं, मतलब हाई डेफिनिशन इमर्सिव गेम चलाने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रीमलाइन सर्विस कर रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स। नेक्स्ट इज़ हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, जैसे फ़ोटोशॉप और भी जो ऐप्स हैं, उनको कंटेंट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ हमारा वर्चुअल रियलिटी, यानी कि लाइफ़ लाइक जो गेमिंग होती है और ट्रेनिंग के लिए जो वीआर सिम्युलेट्स होते हैं, उनको करता है। नेक्स्ट इज़ हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि ईमेल और मैसेजिंग हम सेंड करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जैसे ज़ूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा सोशल मीडिया, जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा गवर्नमेंट, यानी कि जैसे ई गवर्नेंस हमने देखा है, जैसे टैक्स और लाइसेंस जैसे काम भी ऑनलाइन हो जा रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारा पब्लिक रिकॉर्ड्स, यानी कि सेंसस हो या फिर हम बोलें वोटर आईडी के लिए डेटा मैनेज वगैरह करना है, तो ये गवर्नमेंट कैसे करती है, अपने कंप्यूटर सिस्टम से। नेक्स्ट इज हमारा सर्विलेंस और सिक्योरिटी के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज है। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि यहाँ हम बोलेंगे जैसे सिमुलेशंस हैं, सिमुलेशंस कहाँ पे देखेंगे, जैसे वेदर और न्यूक्लियर रिएक्शन मॉडल्स हैं, वहाँ इसका यूज़ बहुत होता है। नेक्स्ट इज़ हमारा डेटा एनालिसिस में, जैसे क्लाइमेट साइंस को पढ़ना है या फिर और कोई डेटा प्रोसेस करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल और सैटेलाइट से डेटा एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि सॉइल हेल्थ और वेदर मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इज हमारा इसमें ऑटोमेशन, या ऑटोमेशन कैसे होता है, जैसे ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, वो सीड्स और में और हार्वेस्टिंग में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्केट एनालिसिस, जैसे फार्मर्स को ना प्राइस और डिमांड ट्रेंड समझने में ये बहुत हेल्प करता है। अभी हम देख रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस, यानी कि अ, ये दोनों पोर्शन हमें लर्न करने हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, ये 3 डिफरेंसेस करवाए हैं मैंने। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम और वायरस वर्म्स, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अब पहले इसे देख लेते हैं डेफिनेशन पार्ट को, कि ये कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं
और सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। अब हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, कुछ भी। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। नेक्स्ट इज इनका नेचर कैसा है? हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं तो यानी कि ये टेंजिबल है। अब सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते तो वो इंटेंजिबल है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? टाइम के साथ में हार्डवेयर खराब हो जाता है। एंड सॉफ्टवेयर के लिए हम बोलें कि फिजिकली खराब नहीं होता पर वो आउटडेटेड हो जाता है तो उसे अपडेट करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी, यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम ही नहीं कर सकता है। अब डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर की क्या है? कि वो हार्डवेयर के बिना चल ही नहीं सकता है। अब रिप्लेसमेंट, जैसे हम हार्डवेयर को बोलते हैं, उसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करना है बट री इंस्टॉल या फिर अपडेट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज हमारा रैम और रोम का डिफरेंस। तो रैम का फुल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अब डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे कि ये टेम्पररी मेमोरी है जो करंट टास्क के लिए यूज होती है, रैम। ठीक है, अब रोम हमारा क्या है? परमानेंट मेमोरी है जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। नेक्स्ट हम पर्पस देखेंगे। रैम का पर्पस होता है प्रोग्राम्स और डेटा को टेम्पररीली स्टोर करना। ठीक है, और रोम का पर्पस होता है जो बूट लोडर होता है और सिस्टम इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करता है। अब हमारा वॉलेटाइल होता है रैम। ठीक है, पावर ऑफ होने पर डेटा लूज हो जाता है। अब रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि जो डेटा है हमेशा हमारा सेव्ड रहता है। ये रैम जो होता है वो रीड और राइट दोनों कर सकता है, और रोम जो होता है वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं होता है उसमें। ठीक है, अब स्पीड देखें तो रोम जो होता है वो फास्ट होता है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और जो रोम होता है वो स्लो होता है। अब रैम के एग्जाम्पल हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और रोम के एग्जाम्पल हैं हमारा पीआरओएम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, ईपीआरओएम यानी कि इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, और ईईपीआरओएम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म्स हमें याद करने हैं, ये हमारे स्टोरेज में भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हमारा एप्लीकेशन। तो रैम का एप्लीकेशन है रनिंग एप्लीकेशंस और एक्टिव टास्क के लिए ये काम आता है, और रोम का जो है वो है बूटिंग और फर्मवेयर के लिए काम आता है। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेट्स टू कंप्यूटर। ठीक है, अब हमारे दो थ्रेट्स हैं, एक वायरस है एक वर्म है। अब वायरस के बारे में देखते हैं पहले। वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो फाइल या सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोपगेट करने के लिए एक होस्ट फाइल या प्रोग्राम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आई लव यू वायरस आया था जो फाइल्स में अटैच हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो अपने आप स्प्रेड करता है, यानी कि होस्ट फाइल या यूजर एक्शन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल हम याद करेंगे, जैसे हमारा मॉरिस वर्म था। अब ये डिफरेंस हमें लर्न करना है। ठीक है, अगर इतने ज़्यादा रेफरेंसेस ना लर्न कर पाओ तो हम इसे शॉर्टन भी कर देंगे। शॉर्टन कैसे करेंगे? लाइक इसका हम नेचर पढ़ेंगे सबसे पहले दोनों का। ठीक है, ये जो वायरस होता है वो होस्ट फाइल या प्रोग्राम में अटैच होता है। ठीक है, अब जो वर्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और सेल्फ रेप्लिकेट होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रोपगेशन वाला पार्ट, यानी कि वायरस जो होता है वो यूजर एक्शन, यानी कि जब फाइल ओपन करना है उससे स्प्रेड होगा, यानी कि अगर आप फाइल ओपन नहीं करोगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा। बट जो वर्म होता है वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है। अब हम डैमेज देख लेते हैं इसमें। डैमेज मैकेनिज्म में देखेंगे कि जो फाइल्स और प्रोग्राम्स को करप्ट या मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब जो वर्म होता है वो सिस्टम की रिसोर्सेज को कंज्यूम करके उसको स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट इज इसमें हम आप और भी देख सकते हो, जैसे ट्रिगर कैसे किया जाता है, ये कि इसको एक इंटरेक्शन चाहिए होता है, कोई एक्टिव ओपन करने की फाइल चाहिए होती है, या फिर हम बोलें इम्पैक्ट स्कोप क्या होता है, जैसे ये लोकल फाइल या प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल दोनों का हमें लर्न करना है।
दोनों के एग्जाम्पल एक एक दो दो कर लेते हैं। जैसे वायरस का एग्जाम्पल हम लेंगे कि ये मेलिसा है, 1999 में स्प्रेड हुआ था, ये ईमेल्स अटैचमेंट में स्प्रेड हुआ था। अब ये आई लव यू जो 2000 में स्प्रेड हुआ था, ये भी स्प्रेड हुआ था हमारा ईमेल के थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं वर्म्स में, मॉरिस वर्म था। ठीक है, मॉरिस वर्म था 1988 में। इसने क्या किया था, जो इंटरनेट के नेटवर्क थे उनको ओवरलोड कर दिया था। नेक्स्ट हम एसक्यूएल स्लैमर देखेंगे 2003 में, जिसने क्या किया था, ग्लोबल नेटवर्क को ही स्लो डाउन कर दिया था पूरा। ठीक है। अब हम इसके प्रिवेंशन मेजर्स देख लेते हैं, यानी कि हमें वायरस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि अननोन ईमेल अटैचमेंट्स ओपन नहीं करने चाहिए हमको। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली हमें अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज हमें ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर का ही यूज करना चाहिए। अब हम जब वॉर्म्स की बात करेंगे तो नेटवर्क सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर को पैच्ड रखें। ठीक है। और नेक्स्ट इज हमारा फायरवॉल को इनेबल रखें हम। नेक्स्ट इज हम जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है आईडीएस, हमें उसका यूज करना चाहिए। अब है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हम पढ़ते हैं। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो डेटा और प्रोग्राम को टेम्पररीली या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हमने देखा था प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शियरी स्टोरेज। ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है टेम्पररी डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी। प्राइमरी मतलब टेम्पररी डेटा। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम और रोम। अभी हमने थोड़ा सा देखा था। अब रैम में हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करती है। ये सीपीयू के करंट टास्क और प्रोग्राम्स के लिए फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है। जो हमारा डी रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है, उसको रेगुलर रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, या हम कहें जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप में ये बहुत ही कॉमन होता है। अब हम स्टैटिक रैम की बात करें तो यहाँ रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है और ये फास्टर होता है। तो यहाँ जो कैच मेमोरी होती है उसके रूप में ये यूज़ होता है। अब हम रोम की बात करते हैं। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो पावर ऑफ होने के बाद भी अपना डेटा रिटेन करता है। ये सिस्टम के स्टार्टअप के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन बोले बायोस स्टोर करता है। ठीक है। अब इसके 3 टाइप्स थे, हमने डिफरेंस में देखा था पी रोम, ई पी रोम, ई पी आर ओ एम, यानी कि ये आपको तीनों फुल फॉर्म्स भी लर्न करने हैं। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारा पी रोम है, यानी कि एक बार प्रोग्राम किया जाता है उसके बाद डेटा को चेंज नहीं कर सकते हम। अब ई प्रोम क्या होता है, जैसे यूवी लाइट के जरिए हम जो डेटा है उसको इरेज और रीराइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा ई पी आर ओ एम, यानी कि हमें यहाँ पे अब यूवी लाइट की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए ही डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है कैच मेमोरी, यानी कि हम देखेंगे कि जो कैच मेमोरी है एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू के एक्सट्रीमली क्लोज होती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को टेम्पररीली स्टोर करती है ताकि जो प्रोसेसिंग होती है हमारी वो फास्ट हो सके। ठीक है। हमारे 3 लेवल्स होते हैं कैच मेमोरी के, L1, L2, L3। ठीक है। जो L1 होता है वो सबसे फास्ट होता है और सीपीयू के अंदर होता है। अब जो L2 होता है वो थोड़ा स्लो होता है लेकिन वो मीडियम होता है L1 और L3 के बीच का। ठीक है। वो L2 से थोड़ा सा कम स्लो होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जो L3 होता है हमारा वो मल्टी कोर प्रोसेसर में शेयर्ड कैच होती है। अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म, ज्यादा देर के लिए स्टोर करने वाले डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि पावर ऑफ होने पर भी
हमारा जो डेटा होता है वो सेफ रहता है। हार्ड डिस्क हम बोलें एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि वो ये एक एचडीडी हमारा एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो लार्ज डेटा यानी कि मतलब टेराबाइट्स तक स्टोर करता है। इसके फीचर्स हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे स्पिनिंग डिस्क और रीड राइट हेड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज ये कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन एसएसडी से स्लो है ये। अब इसके एप्लीकेशंस हमें याद रखने हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, फाइल्स में, एप्लीकेशंस में ये स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट इज हमारा एसडीडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट डिवाइस जो हमारी होती है वो थोड़ा सा फास्ट होती है, ठीक है। जो हमारी एचडीडी होती है वो स्लो होती है। एसएसडी एक फ्लैश बेस्ड स्टोरेज है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ये एचडीडी के मुकाबले ज़्यादा फास्ट और ड्यूरेबल होती है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसका जो बूट टाइम होता है या फिर हम बोलें फाइल ट्रांसफर टाइम भी जो होता है वो फास्टर होता है। ये लाइट वेट की होती है और ये शॉक रेजिस्टेंस भी होती है। इसके एप्लीकेशंस हमें याद रखने हैं, जैसे जो हाई परफॉर्मेंसेस ड्राइव्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, उसमें हमारा एसएसडी यूज किया जाता है। अब लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज में, वो है ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि डेटा को रिफ्लेक्टिव डिस्क पर लेजर के जरिए जो हम स्टोर करते हैं वो कहते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है। हम इसमें सीडी रोम में जैसे देखते हैं हम, ये हमारी सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये 700 MB तक का डेटा जो होता है उसे स्टोर कर सकती है, बट ये सिर्फ रीड के लिए होती है, राइट नहीं करती है ये। अब डीवीडी क्या होती है? ये हमारा 4.7 से 17 जीबी तक का डेटा स्टोर कर लेती है। अब ब्लू रे डिस्क क्या है? ये बहुत हाई डेफिनेशन है, जैसे मूवीज और लार्ज फाइल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसका जो स्टोरेज होता है वो अप टू 100 GB तक ये स्टोर कर सकती है, ठीक है। हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे जो हमारा मीडिया फाइल्स होती हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन होते हैं उसके लिए ये काम आता है। नेक्स्ट इज हमारा पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जो इसको हम यूएसबी यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। जैसे हम बोलें कि पेन ड्राइव ना एक पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज है, तो जहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट के ज़रिए ये कनेक्ट होता है। अब इसके जब हम फीचर्स देखेंगे तो पेन ड्राइव तो हमें पता है कि ये बहुत ही छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, और ये 2 TB तक का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और इसकी एप्लीकेशंस में हम देखेंगे कि जैसे फाइल ट्रांसफ़र है, बैकअप और पोर्टेबल स्टोरेज के लिए ये यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेमोरी कार्ड्स है हमारा फिफ्थ वन। तो जो स्टोरेज कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो पोर्टेबल गैजेट्स हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन बोलो, कैमरा बोलो, उसमें यूज़ होती है। टाइप है हमारा एसडी कार्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड साइज मेमोरी कार्ड होती है वो, या फिर हम माइक्रो एसडी कार्ड भी बोल सकते हैं, जो हमारा कॉम्पैक्ट होता है और स्मार्टफोन्स में कॉमनली हम उसे यूज़ करते हैं। मेमोरी हो गया है, सेकेंडरी मेमोरी हो गया है, अब हमारा आता है टर्शरी या फिर ऑफलाइन मेमोरी, ठीक है। जो टर्शरी स्टोरेज होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप के लिए यूज होता है। ये इसके दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक टेप और क्लाउड स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप को अगर हम देखें तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस करता है, या हम बोलें सीक्वेंशियल एक्सेस द स्टोर डिवाइस, जो लार्ज स्केल बैकअप के लिए यूज होता है। इसके फीचर हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव और लार्ज डेटा वॉल्यूम को स्टोर करता है। इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं और जो आर्काइवल पर्पस के लिए यूज होता है, हम वहाँ यूज करेंगे। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड डेटा सबको पता है, हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं क्लाउड पे, यानी कि इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज है ये, जो किसी भी लोकेशन से एक्सेसिबल होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, गूगल ड्राइव बोल रहे हैं या ड्रॉप बॉक्स बोल दें या फिर हम वन ड्राइव भी बोल सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके स्केलेबिलिटी और रिमोट एक्सेस है इसके पास पे। नेक्स्ट इज ये इजी शेयरिंग और बैकअप के लिए भी आइडियल है।
अब तीनों हमने पढ़ लिए, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। अब इनका फास्ट ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो ये फास्ट है और टेम्पररी है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रैम, रोम, कैच। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये परमानेंट है और रिलायबल है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? HDD, SSD या फिर पेन ड्राइव। अब टर्शरी की बात करें तो ये बैकअप और आर्काइवल के लिए यूज होता है, जैसे मैग्नेटिक टेप या फिर हम बोलें क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो ये डिवाइसेस कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ाने और डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।